गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज हम बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेकंड क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। नंबर ए, केवल दूध को। नंबर बी, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नंबर सी, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम खाने वाले आइटम, खासकर दूध और फलों के रस को गर्म करते हैं। दो ही चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, एक दूध को गर्म करने में किया जाता है और दूसरा फल के रसों को गर्म करने के लिए बेवरेज उद्योग में, जहाँ पे शराब वगैरह बनता है, उन जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पे। नहीं, सभी प्रकार के तरल को तो हम गर्म नहीं करते इसमें। फिर कहता है कि किसी भी तरल को 70 डिग्री, तो यहाँ पे भी किसी भी तरल की बात की गई है, तो ये भी गलत है। और यहाँ दूध की बात की गई है, तो दूध पास्चुराइजेशन में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए सही है। फिर दूसरा 12वां प्रश्न हमारे सामने है, जो है पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, नंबर बी द्विस्तरीय, नंबर सी त्रिस्तरीय या बहुस्तरीय। तो अगर हम परागकण के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखते हैं कि परागकण की जो भित्ति होती है, जो बाहर का सरफेस होता है, वो कहलाता है एस्पोरोडर्म। एस्पोरोडर्म के नाम से उसे जाना जाता है। और ये एस्पोरोडर्म 2 लेयर्स का बना होता है, जो बाहर के लेयर को हम लोग एक्साइन और अंदर के लेयर को इंटाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमारा द्विस्तरीय सही होगा, क्योंकि 2 स्तर का यहाँ पे बना हुआ है, एक्साइन और इंटाइन का। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा में, पेट में, थाइमस में या यकृत में। सबसे पहले हम ये जानें कि ये टी लिम्फोसाइट्स होता क्या है। लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम के, हमारे शरीर का जो भी इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका एक अभिन्न अंग होता है लिम्फोसाइट्स। तो इन लिम्फोसाइट्स का, यानी टी लिम्फोसाइट्स जो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में, ये उत्पन्न होते हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के भीतर भी मांस के कुछ भाग होते हैं, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि टी लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है, यह स्टेम सेल द्वारा उत्पन्न होता है। स्टेम सेल द्वारा उत्पन्न होता है, जो बोन मैरो में पाया जाता है। यहाँ बोन मैरो के में स्टेम सेल उपस्थित होता है, इससे ये बनता है। यह हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, थाइमस। तो थाइमस में ये लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे इसका डेवलपमेंट जरूर होता है, वहाँ पे डेवलप करता है और मैच्योर होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, जो हमसे पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न कहाँ होता है, तो ये उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता कि टी लिम्फोसाइट्स किस जगह पे परिपक्व होता है, डेवलप करता है और मैच्योर होता है किस जगह पे, तो इसका ऑप्शन होता थाइमस में। तो थाइमस में ये मैच्योर होता है, लेकिन इसका निर्माण, इसका जो जन्म होता है, वो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ECOR फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है। इसे हम आई नहीं पढ़ेंगे, ये संख्या है रोमन अंक का, तो इसे हम पढ़ेंगे ECOR फर्स्ट एंजाइम स्रोत है। कहाँ से इसे प्राप्त किया जाता है ECORI को? बाम H1, इकोलाई A तथा B दोनों, और हिंड 2।
तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, बाम H1 दिया गया है, ECOR फर्स्ट दिया गया है, बाम H फर्स्ट है, इकोलाई है और HIND2 है। ये सभी के सभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, यानी कि डीएनए की कैंची हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं। तो यहाँ पे नाम से ये स्पष्ट है, ECO अगर लगा है तो वो एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त किया जाता है, एस्चेरिचिया कोलाई से उसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि इसे कहाँ से प्राप्त किया गया है, इसे ई कोलाई से प्राप्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ इसको नाम रखने की एक विशेष पद्धति है। सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि ये किस स्पीसीज से लिया गया है, तो इसको लिया गया है एस्चेरिचिया कोलाई से। तो एस्चेरिचिया कोलाई का जो पहला अक्षर है ECO ले लिया गया, और साथ ही साथ ये R लगाया जाता है स्ट्रेन के लिए कि एस्चेरिचिया कोलाई के किस स्ट्रेन से ये एंजाइम निकाला गया है। तो R स्ट्रेन को व्यक्त करता है, और किसी विशेष स्ट्रेन से लिए जाने वाले एंजाइम को, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जो लिया जाता है उससे निकाला जाता है, उसको कितने नंबर पे निकाला जाता है वो यहाँ पे नंबर दिया जाता है। तो फर्स्ट बार इससे जो एंजाइम निकला उसमें 1 लगेगा। अगर सेकेंड बार उसी चीज़ से एंजाइम को निकाला गया, दूसरे किस्म का एंजाइम, तो वहाँ पे सेकेंड लग जाएगा। तो ये नंबर यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। तो ECOR फर्स्ट इकोलाई से प्राप्त होने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। अब देखते हैं HIND2 भी एक बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है, और वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया जाता है इसे। और उसी प्रकार से है बाम H फर्स्ट, इसे प्राप्त किया जाता है बैसिलस एम्लोल्यूकिफिसेंस नाम के बैक्टीरिया से। तो ये आंसर क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया है, किस फल का बीजोल यानी कि टेस्टा खाया जाता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा लीची। लीची में हम लोग बीजोल को खाते हैं। यदि ऑप्शन में अनार होता तो हम उसे भी लिख सकते थे, अनार और लीची खाया जाता है। अगर क्वेश्चन बदल के आए और उसमें ऑप्शन में अनार हो तो हम अनार को भी लिख सकते हैं कि अनार का बीजोल खाया जाता है, लीची का बीजोल खाया जाता है। तो यहाँ लीची हमारा सही ऑप्शन होगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 16, SO2 प्रदूषण का सूचक है। शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें सभी। तो हम बताएं कि इन सभी चीज़ों में, शैवाल में, लाइकेन में, कवक में, ये लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने वाला एक पौधा है। दो चीज़ों का संयोग है इसमें, यानी कि लाइकेन अकेले नहीं रहता है। लाइकेन जहाँ भी रहेगा उसमें शैवाल और कवक मिले रहेंगे, यानी कवक तथा शैवाल सिम्बायोटिक रिलेशन में, यानी कि सहोपकारिता के साथ दोनों का उसमें भला होता है। इस रूप में वे दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, क्योंकि शैवाल जो क्या बनाता है ऑक्सीजन, वो कवक उसका यूज़ कर लेता है, और कवक द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को शैवाल यूज़ कर लेता है। तो लाइकेन इसका सही आंसर है, जो क्या होता है कि प्रदूषण रहित वातावरण में रहते हैं। ये दोनों एक साथ प्रदूषण रहित वातावरण में लाइकेन के रूप में उपस्थित होते हैं। लाइकेन उन्हीं जगहों पे उग पाता है जहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण हो। थोड़ा सा भी अगर प्रदूषण ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे लाइकेन नहीं हो सकता। और सबसे अधिक सेंसिटिव होता है ये लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। सल्फर डाइऑक्साइड की थोड़ी भी मात्रा अगर अधिक हुई तो उस जगह पे लाइकेन नहीं हो सकता। तो इसलिए SO2 के प्रदूषण को सूचित करने के लिए हम लाइकेन का उपयोग करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, शहद का निर्माण कौन करती है? ऑप्शन है नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, ए तथा बी दोनों। सबसे पहले हम ये देखें कि मधुमक्खी में कितने ग्रुप होते हैं। तो मधुमक्खी में 3 प्रकार के ग्रुप होंगे। एक होगा नर मधुमक्खी, जिसे हम लोग ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। ये नर होता है और इसका एक ही काम होता है रानी मधुमक्खी को निषेचित करने का काम। तो ये तो बनाता नहीं, सिर्फ इसका एक ही काम है रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, तो ये ऑप्शन में नहीं हो पाएगा। अब चलिए रानी मधुमक्खी का कार्य देखें। रानी मधुमक्खी का कार्य सिर्फ एक होता है, वो होता है अंडे देना। तो ये भी नहीं है, ये भी मधुमक्खी क्या नहीं करती, मधु उत्पन्न नहीं करती। बाकी बच गया फीमेल वर्कर बीज। जो भी फीमेल वर्कर बीज हैं वो शहद का निर्माण करना, सभी की रक्षा करना, छत्ते का निर्माण करना, यानी कि ये वर्कर का काम है। कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ ये सारी काम को करती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कार्यकर्ता मधुमक्खी होगा, जिनका काम होता है शहद निर्माण करना। केवल शहद निर्माण करना ही नहीं, साथ ही साथ ये मतलब अपने छत्ता की रक्षा करना, छत्ता को बनाना, जितने भी काम हैं वो सारे काम ये फीमेल वर्कर बीज के द्वारा ही, कार्यकर्ता मधुमक्खियों द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में होने वाली बहुत प्रसिद्ध बीमारी रानीखेत है। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे है हैजा, एस्मट, ए और बी और रानीखेत। तो यहाँ रानीखेत हम लिख लेंगे। आगे है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो जब भी इडली या डोसा बनता है तो उसको फूलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है ईस्ट। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ईस्ट। और यहाँ पे जीवाणु है, तो सभी प्रकार के जीवाणु का यूज़ नहीं किया जाता है। ईस्ट क्या है कि एक प्रकार का कवक है, फंजाई है ईस्ट, जिसका उपयोग हम लोग बेकरी उद्योग में करते हैं। तो यहाँ पे इडली और डोसा में भी उसी का उपयोग किया जाता है। और लैक्टोबैसिलस का काम तो दूध से दही बनाना है, और विषाणु तो हमारे किसी यूज़ के हैं नहीं, इनसे केवल बीमारियाँ होती हैं। विषाणु यानी कि वायरस केवल बीमारी उत्पन्न करते हैं। ये कभी भी लाभ नहीं पहुंचाते, केवल हानि ही पहुंचाने का काम इनके द्वारा होता है। तो ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन में ये नहीं होगा। और ये लैक्टोबैसिलस तो दही जमाने का काम करता है, दूध से दही को जमाने का, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जीवाणु तो ईस्ट जीवाणु नहीं है, वो कवक है, फंजाई है, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा ऑप्शन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न आज का, जो है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले हम जानें कि एगारोज होता क्या है। एगारोज एक क्या है कि पॉलीसेकेराइड है, जिसका उपयोग माइक्रोबायोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए होता है। डीएनए को सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ जो पाया जाता है एक लाल रंग के समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो हम देखें कि ऑप्शन में ऐसा कहाँ है, तो यहाँ मक्का दिया हुआ, तो मक्का तो होगा नहीं, समुद्री घास है तो ठीक है, ये भले ही कलर न दिया हो, लेकिन यह है समुद्री घास, लाल रंग के समुद्री घास इसे प्राप्त किया जाता है। और साइकस से नहीं प्राप्त किया जाता, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो इसका उपयोग ये एगारोज का उपयोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किया जाता है। कहाँ पे? माइक्रोबायोलॉजी में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो समुद्री घास होगा यहाँ। आशा है इस वीडियो के सभी 10 प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।